एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो नेशनल इनकम और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम और उससे जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम है उससे रिलेटेड रहेंगे एमसीक्यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये पूछा गया है कि ये जीडीपी एट एफसी की डेफिनेशन है या एनएनपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, क्योंकि बोला गया है नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में, मीन्स डी डोमेस्टिक टेरिटरी तो रहेगा, ठीक है। और ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर में क्योंकि नेट है ना, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। इट मीन्स ये होगा एनडीपी एट एमपी, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ये किसकी डेफिनेशन है? एनडीपी एट एमपी की। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, अगर ये बोलते हैं ना ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या हो जाता? फिर जीडीपी एट एमपी हो जाता, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी माइनस एनडीपी एट एमपी, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन, नफिया या कैपिटल लॉस। तो अगर हम इन एग्रीगेट्स को देखें, एग्रीगेट्स क्या होते हैं? जो टोटल प्रोडक्शन को शो करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। अब जैसे कि ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे माइनस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, तो डिफरेंस किसका है? यहाँ पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, एमपी एमपी सेम, डिफरेंस इज ऑफ ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस दिख रहे हैं, और ऑलरेडी वी नो दैट ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या निकल के आता है? डेप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन होता है। डेप्रीसिएशन का मीनिंग मैंने बताया हुआ है, क्या होता है? जब एक प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स को यूज करता है, फिक्स एसेट्स को यूज करके जो उनकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉन एज डेप्रीसिएशन। इट मीन्स जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डेप्रीसिएशन, ठीक है, क्योंकि सारे बाकी सारी चीजें तो सेम थी। और अगर बात करें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और नफिया जो है वो किस किस के बीच का डिफरेंस है? नेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है। तो मैंने बता रखा है कि जो एग्रीगेट बनता है वो कैसे बनता है, या तो स्टार्टिंग में ग्रॉस होता है या नेट होता है, मिड में या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, पी प्रोडक्ट के लिए होता है, या एमपी मार्केट प्राइस है, फुट पे या तो एमपी होता है या एफसी। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस नफिया होता है, और एमपी और एफसी का जो गैप है वो एनआईटी होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और वो कैसे निकालते थे हम? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को लेस करके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है? डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट एनडीपी एट एफसी होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर। तो एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड किया था ना हमने, तो इनकम मेथड के हिसाब से जो इनकम मेथड है उसमें एनडीपी एट एफसी कैसे मिलता है? उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है, प्लस उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, प्लस मिक्स्ड इनकम आता है। तो इट मीन्स सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, मिक्स्ड इनकम भी आती है इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन डी नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता, क्योंकि नेशनल में आता है नफिया। नेशनल और जो डोमेस्टिक के बीच का गैप होता है ना, वो क्या होता है? नफिया। डोमेस्टिक में डोमेस्टिक लेवल पे नफिया नहीं होती, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती। इट मीन्स कि जो डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट नहीं है वो क्या है? नफिया, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में नफिया इंक्लूडेड होती है बट डोमेस्टिक इनकम डजंट इंक्लूड नफिया। और नफिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम का ऑलरेडी मीनिंग क्लियर कर चुके हैं,
सर्विसेज के बदले में जो इनकम हो रही है वो फैक्टर इनकम होती है। और फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, वेजेस आते हैं और प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इज। क्या फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का? डिफ्लेटर एवरेज जो चेंज आ रहा है ना इकोनॉमी के प्राइस लेवल्स में, औसतन जो एवरेज जो प्राइजेस में चेंज आ रहे हैं उसको मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। और जो जीडीपी डिफ्लेटर है बेसिकली एक रेशियो है किस किस के बीच का, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी को जब रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो जीडीपी करंट ईयर के प्राइजेस में मेजर होती है वो जीडीपी है नॉमिनल। नॉर्मली जीडीपी बनती कैसे है, पी इंटू क्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी तो करंट ईयर के प्राइजेस पे मेजर होती है। और जबकि जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी इसके नाम में रियल आ रहा है, इट मीन्स कि ये कैसे मेजर होती है, प्राइस लेवल तो कांस्टेंट रहता है, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और चेंज किसमें आता है फिर क्वांटिटी में। तो रियल जीडीपी कैसे मेजर होती है, बेस ईयर के प्राइजेस को कंसीडर करके। और रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ भी कौन सी जीडीपी होती है, रियल जीडीपी। ठीक है, अब हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अब इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देख लेते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स नफिया, कि बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम जो है उसमें नफिया नहीं होती, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती। एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं होती, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जबकि नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है वो है एनएनपी एट एफसी। और एनएनपी एट एफसी की अगर बात करें तो इसमें नेशनल जो टर्म होता है नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब प्रोडक्शन चाहे कहीं हो, इंडिया में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, नॉर्मल रेजिडेंट का प्रोडक्शन लिया जाता है तो इसमें फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होती है, नफिया इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया नेशनल इनकम से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ये तो एकदम ठीक है क्योंकि नेशनल इनकम में आता है एनएनपी एट एफसी, नेट और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, तो नेट में तो डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूडेड होता है, ग्रॉस में। ठीक है, ये वाला ठीक है। दूसरा है नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम नहीं होती, एकदम करेक्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम का मतलब है यूनिलेटरल इनकम, वन साइडेड इनकम, बिना किसी सर्विस के जो इनकम हो जाती है, लाइक डोनेशन, चैरिटी एसेट्रा। ऑप्शन डी, नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है और फैक्टर कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स होता ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स किस में होते हैं, मार्केट प्राइस में। तो ऑल ओवर ऑप्शन ए जो है वो ट्रू नहीं है नेशनल इनकम के लिए, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि नेशनल इनकम में नफिया नहीं होती, जबकि नेशनल इनकम में तो नफिया इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, मार्केट प्राइस बड़ा है किससे, फैक्टर कॉस्ट से। तो मार्केट प्राइस में टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एनआईटी है, और एनआईटी कैसे निकल रहा है, एमपी माइनस एफसी। और नॉर्मली एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इसके बाद फिर 7th में फिलअप है, फिलअप इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स और चेंज इन स्टॉक का टोटल क्या बनता है, ये किस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है, ये है वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से अगर बात की जाए तो उससे हमें जो एग्रीगेट मिलता है वो है हमारा कौन सा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवी एट एमपी मिलता है। क्या फॉर्मूला लगाते थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते थे, चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ
आउटपुट, कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा उस आउटपुट की क्या वैल्यू है, वो कैसे निकलती है। एक तो कितना मार्केट में बेचा, और सारा का सारा स्टॉक बिकता नहीं है ना, कुछ अनसोल्ड भी रह जाते हैं, तो वो है चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर चेंज इन स्टॉक को ओपन करके देखें, ये कैसे निकलता है, अगर इसे हम सेपरेटली देखें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू एडेड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फिर इसके अलावा ग्रॉस सेल्स, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो शो कर रही हैं कि इनकम हुई एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, ऑनर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या होती है, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब रेंट तो जाता है किस पे, लैंड पर। इंटरेस्ट कैपिटल पर। रॉयल्टी भी क्या, एक टाइप का रेंट है। बात हुई अब डिविडेंड की, तो ऑनर है, ऑनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते थे ना, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें एक तो डिविडेंड आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, डिविडेंड। प्रॉफिट होता तो भी फिर यही ऑप्शन जाता। ठीक है, तो ऑल ओवर हमें ध्यान रखना है प्रॉफिट कैसे बनता है, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। और जो लैंड है उसका रिटर्न है रेंट, लेबर का रिटर्न है वेजेस, कैपिटल का रिटर्न है इंटरेस्ट, और अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योर तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनमें से कौन से पॉइंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होंगे। अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ये बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, बिजनेस का जो ऑनर होता है, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है किससे, एम्प्लॉयज से, तो बदले में एम्प्लॉयर को जो है पेमेंट करनी होती है, फैक्टर पेमेंट किसको करनी होगी, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ के लिए तो हो जाएगी फैक्टर इनकम, एम्प्लॉयर के लिए हो जाती है फैक्टर पेमेंट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो फैक्टर इनकम का काम करते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ को क्या क्या दे सकता है, जैसे एक तो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, सैलरी और वेजेस हो गया, मेनली तो सैलरी वेजेस होता है इन कैश, सैलरी वेजेस इन काइंड हो गया, या फिर रिटायरमेंट जो है पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन COE का पार्ट बनती है, क्योंकि ये एक फैक्टर इनकम है। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा बिजनेस से, तो फिर वो एक तरीके से जो है पेंशन लेगा, क्योंकि उसने इतने साल जो है एम्प्लॉय ने ऑनर को सर्विस दी। ठीक है, तो अब इससे पूछा गया कि क्या चीज़ें COE में नहीं आएंगी, तो फर्स्ट है एम्प्लॉयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, क्या चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होंगी। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तो आता ही है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये इंक्लूड होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे प्रोविडेंट फंड का हो गया, इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन कर दिया, ये सारे पॉइंट। बी, ओल्ड एज पेंशन, ये नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र इनकम है, वन साइडेड इनकम। और नेशनल इनकम में तो ट्रांसफ़र इनकम नहीं आती, नेशनल इनकम में तो ट्रांसफ़र फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होती है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम, ये ट्रांसफ़र इनकम है। अगर यहाँ रिटायरमेंट पेंशन होता तो ये किसका पार्ट बनता है, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि वो फेथफुल सर्विस के लिए है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी नहीं आता। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो वो चीज़ तो एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और सैलरी को ऑलरेडी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में अंडरटेक कर लेते हैं, इसलिए इसे अलग से इंक्लूड नहीं करते, नन ऑफ दीज। तो ओवरऑल COE का जो पार्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या जाएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है, तो फिर जो लैंडलॉर्ड होगा, जो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा, उसको क्या, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, उसको क्या रिटर्न मिलेगा, उसकी क्या इनकम होगी। तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से क्या इनकम बनती है, रेंट, रेंट इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट किस पे जाता है, कैपिटल पे। डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर का एक्सपेक्टेशन, एंटरप्रेन्योर का रिटर्न। फिर कॉर्पोरेट सेविंग, ये किसका दूसरा नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स का,
रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट के ही पार्ट है दोनों, डिविडेंड भी और ये कॉर्पोरेट सेविंग भी। ये होते हैं ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसी को कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं, कंपनीज की सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं। प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो रिजर्व करके रख लिया। ओवरऑल ऑनरशिप से होने वाली जो प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है इसको क्या बोलते हैं, रेंट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम प्लस नफिया। डोमेस्टिक इनकम और नफिया का जो टोटल है वो क्या बनेगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है एनडीपी एट एफसी, इसमें अगर नफिया प्लस कर दें तो क्या आ जाएगी, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल और नेशनल लेवल का डिफरेंस होता है नफिया। मीन्स अगर डोमेस्टिक में नफिया प्लस करते हैं तो कौन सा लेवल मिलता है फिर, नेशनल लेवल। मीन्स ये क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, नेशनल हो जाएगा, क्योंकि नेशनल माइनस डोमेस्टिक नफिया होता है। इट मीन्स कि अगर डोमेस्टिक इनकम में नफिया प्लस करते हैं तो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस ही नफिया होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इसमें फिलअप है ये जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी प्लस नफिया। अगर जीडीपी एट एमपी हमारे पास है, इफ़ वी हैव जीडीपी एट एमपी और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, एनआईटी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस। मार्केट प्राइस में से अगर एनआईटी को लेस करेंगे तो क्या मिलता है, जीडीपी एट एफसी हो जाएगी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। मार्केट प्राइस में से अगर एनआईटी चला जाता है, फिर क्या प्लस करना है, नफिया किसका डिफरेंस है, डोमेस्टिक या नेशनल। डोमेस्टिक से किस लेवल पे जाना है, नेशनल लेवल पे, छोटे से बड़े लेवल पे। तो ऑल ओवर ये क्या बन जाएगा, डी है ना डोमेस्टिक, ये क्या बन जाएगा, नेशनल। इट मीन्स GNP एट FC, तो यहाँ पे क्या आएगा, GNP एट FC। दिस विल बी आवर आंसर। ये एग्रीगेट बनेगा अगर GDP एट MP में से NIT माइनस करें और नफिया प्लस करें। तीन बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, नेशनल और जो डोमेस्टिक है उसका डिफरेंस नफिया होता है, MP और FC का डिफरेंस NIT होता है। ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इजीली सॉल्व होने लग जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, एनडीपी एट एमपी प्लस नफिया प्लस डेप्रिसिएशन मिलकर कौन सा एग्रीगेट इससे बनेगा। एनडीपी एट एमपी, अब ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, तो नफिया अगर प्लस करेंगे डोमेस्टिक में तो क्या बन जाएगा, नेशनल। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक से किस पे, डोमेस्टिक में अगर नफिया प्लस करते हैं तो वो नेशनल लेवल बन जाता है। नेशनल इनकम में नेशनल लेवल में नफिया इंक्लूडेड होती है, ये हो गया नेशनल। फिर ये नेट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्लस करना है। डेप्रिसिएशन किस किस के बीच का डिफरेंस, ग्रॉस और नेट के बीच का। अब नेट में अगर डेप जोड़ते हैं, नेट में अगर डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एमपी था, एमपी के लिए तो टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, वो बोल नहीं रखी, तो ये बन गया GNP एट एमपी। ठीक है, क्योंकि जो ग्रॉस और नेट का गैप है वो डेप होता है। अगर हमें यहाँ पर नेट पे वैल्यू चाहिए, अगर ग्रॉस में वैल्यू रिक्वायर्ड है तो क्या हो रहा है, नेट में क्या प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। और अगर नेट में वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनमें से कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज सेल ऑफ शेयर्स को सेल करा। शेयर्स क्या है, पेपर क्लेम्स है, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। अब अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, इसी वजह से नेशनल इनकम इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। इसका अब नेशनल इनकम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल इंक्लूड होता है। प्रोड्यूसर अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो उसका मेन, प्रोड्यूसर ने लोन लिया, मेन एम क्या है, प्रोडक्शन करना, और जहाँ प्रोडक्शन की बात होए, प्रोडक्शन होगा तो ही तो इनकम का जनरेशन होगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम का काम कर रही है प्रोड्यूसर के लिए, तो फैक्टर पेमेंट है, जिन लोगों को रिसीव होगा उनके लिए फैक्टर इनकम। फिर ओल्ड एज पेंशन, ये तो वैसे ही नहीं आती नेशनल इनकम में क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम है,
और नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम आती है, फैक्टर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कौन से जो चीज़ें हैं, कौन सी आइटम्स जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आती। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये किसका कंपोनेंट है, जीडीपी एट एमपी का। और जब एक्सपेंडिचर मेथड का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है ये जीडीपी एट एमपी। कैसे मिलता है, ग्रॉस, एक तो उसमें जीडीपी एट एमपी को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये जीडीपी एट एमपी की जब कैलकुलेशन करते हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड से, तब इसका यूज़ करते हैं। अब ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ऑल ओवर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस करवाते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। फ्लैट्स खरीद लिए वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो जाता है। गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैसे रोड्स पुल ब्रिजेस बनवाकर। प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोड्यूसर दो टाइप से इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे मशीनरी प्लांट बिल्डिंग, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, गुड्स पे इन्वेस्टमेंट कर दी, स्टॉक परचेज कर लिया गुड्स का। तो ऑल ओवर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में किस किस की इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करवाती है रोड्स का, तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के परचेज पे खर्चा हुआ, हाउस होल्ड फ्लैट्स परचेज करेंगे, ये भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, ये नहीं आता, शेयर्स अभी ऊपर आया था ये भी पॉइंट कि जो शेयर्स है ये तो जस्ट पेपर क्लेम्स हैं। इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, इसमें कोई प्रोडक्शन होना नहीं है, तो जिस चीज़ में प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा तो उस चीज़ को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन डी, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, ये इंक्लूड होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि प्रोड्यूसर मशीनरी परचेज कर रहा है, मशीनरी परचेज करके इसका यूज़ करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो कौन सा नहीं इंक्लूड हो रहा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, तो वो आएगा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं नेशनल इनकम के ये कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।